हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हम चैप्टर 3 का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले हम पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैप्टर 3 की। उनके अंदर हमने परागण, निषेचन और भ्रूणपोष के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्तन। दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि भ्रूण क्या होता है। यहाँ पे आपको एक टॉपिक जो मैंने आपको डायग्राम में बनाया हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद जब आप इसके नोट्स लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अपना पूरा ध्यान यहाँ पर बनाए रखें। वीडियो को तब तक स्किप ना करें जब तक पूरा आपकी समझ में आ ना जाए, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो कुछ पॉइंट आपसे छूट जाएंगे जो आपको बाद में प्रॉब्लम देंगे। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, इसको पूरा अच्छी तरह से समझना है। टॉपिक बच्चों टफ है, लेकिन टफ तब है जब आप इसको पढ़ोगे। अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत इजी टॉपिक है। देखो सामने आपके पूरा एक ही बार में आया हुआ है। और ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड में 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। पूछ सकता है कि द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण का परिवर्तन समझाइए। द्विबीजपत्री के अंदर ही हमें अपने सिलेबस के अंदर पढ़ना है। नॉर्मल इसी प्रकार से भ्रूणपोष एकबीजपत्री के अंदर भी होता है। तो भ्रूण का परिवर्तन हमने को पढ़ना है किसके अंदर? द्विबीजपत्री पादपों में। दोस्तों, द्विबीजपत्री पादपों में सबसे पहले इसका जो अध्ययन किया था वो किया था हेंस्टीन ने। हेंस्टीन ने किया था 1840 में। ठीक है, हेंस्टीन ने किस पौधे के अंदर इसको देखा था? तो उस पौधे का नाम है कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस। कौन सा पौधा? कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस। तो आपको ये 2 पॉइंट इसके नॉर्मली याद रखने हैं कि हेंस्टीन ने इसका अध्ययन किया था और कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस पौधे के अंदर किया था। कौन से का है? द्विबीजपत्री का। ध्यान रखें, बेटा यहाँ लिखा हुआ है द्विबीजपत्री पौधे का भ्रूण। ठीक है, अब आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखो बच्चों, अब तक आप ये स्टार्टिंग कर रहे हैं युग्मनज से और समाप्त होगा भ्रूण पे। किस तरह से इतनी सारी चीजें बनती हैं, कैसे यहाँ पर आया, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझते जाइए। देखो, सबसे पहले अपने पास में जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद में क्या बनता है बच्चों? युग्मनज बनता है। युग्मनज जो होता है वो 2n होता है। तो निषेचन के बाद में 2n क्या बना? युग्मनज बना। इस 2n युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होगा, मतलब इस तरह से विभाजन होगा इसके अंदर। देखो इस तरह से। तो इसमें 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। एक कोशिका जो निभाग की ओर होगी, एक कोशिका बीजांड की ओर होगी। निभाग की ओर वाली कोशिका शीर्षस्थ कोशिका कहलाती है और बीजांड वाली कोशिका आधारीय कोशिका कहलाती है। एक बात को ध्यान से समझते आना। इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और इससे 2 कोशिकाएं बनी, शीर्षस्थ कोशिका और आधारीय, बेसल और एपिकल। तो शीर्षस्थ जो होती है वो निभाग की ओर होती है, C4 चला जा निभाग, और ये जो होती है बीजांडद्वार की ओर होती है, M4 माइक्रोपाइल। अब क्या होगा? शीर्षस्थ कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, मतलब इस तरह से विभाजन होगा, इस तरह से। और अनुप्रस्थ होगा कौन से में? आधारीय कोशिका में। तो आधारीय में इस तरह से होगा, तो इस तरह से 2 कोशिकाएं बनेंगी और यहाँ पे इस तरह से 2 बनेंगी। तो 2 कोशिकाएं ऊपर, 2 नीचे, एक साथ अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं लगभग पूरे में। अब क्या होगा? जो ऊपर वाली शीर्षस्थ कोशिका थी, कौन सी कोशिका? देखो बच्चों, यहाँ से लेकर जो ऊपर वाली चल रही है शीर्षस्थ चल रहा है, बाकी पूरा नीचे का भाग है वो आधारीय का है। शीर्षस्थ के अंदर फिर से एक और बार अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। अनुदैर्ध्य मतलब यार बार बार अनुदैर्ध्य क्यों करा रहे हैं? तो आप इसको समझिए, ये चीज आपको समझनी है बहुत अच्छी तरह से। देखो बच्चों, मैं आपके लिए एक नॉर्मली बता सकता हूँ। जैसे कोई चीज देखते हैं हम इसकी, जैसे देखो बच्चों ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर पे मुझे कट लगाना है, मतलब इसको लंबवत काटना है, गहरे काटना है। तो मैं इसको इसी तरह काटूंगा ना। अभी इस तरह से कट गया, ठीक है। 2 भाग हो गए, लंबवत या अनुदैर्ध्य विभाजन हो गया। सेकंड विभाजन जो अनुदैर्ध्य हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो आप समझिए। ये इस तरह से हो गया, अभी भी अनुदैर्ध्य होगा, लेकिन वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा, यानी कि ऊपर से देखने पर हमें एक और ऐसी लाइन दिखाई दी, वो इस तरह से होगा। तो दोनों अनुदैर्ध्य आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। 90 डिग्री का कोण होता है दोनों के बीच में इस तरह से। तो ये आपका विभाजन होता है, जिसकी वजह से 4 कोशिकाओं का समूह बनता है। यहाँ पे भाई 2 आपको सामने दिखाई दे रही है, और काट दिया तो 2 इसके पीछे हो गई, तो पीछे चली गई, तो कितनी कोशिकाएं बन गई? 4। इन 4 कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं चतुष्टांशक। चतुष्ट का अंश, यानी कि 4 का अंश, 4 कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? चतुष्टांशक कहलाता है। और नीचे वाले में भी हुए तो 4 कोशिकाएं बन गई अनुप्रस्थ विभाजन से।
बात क्लियर, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? फिर नीचे वाली में अनुप्रस्थ होंगे और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाली में क्या होगा, एक और विभाजन होगा। तो ऊपर वाली में क्या होगा, जब इसमें हम एक और विभाजन कराएंगे, ये कौन सा विभाजन हो रहा है? देखो अनुप्रस्थ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनुप्रस्थ विभाजन जब इसके अंदर होगा तो इसमें 8 कोशिकाओं का समूह बनेगा। भाई 4 तो पहले थी, उनको बीच में से और काट दिया आपने, कितनी हो गई? 8 हो गई। 8 कोशिकाओं का एक समूह बनेगा जिसे हमने क्या नाम दिया है? अष्टांशक। और नीचे वाला जो है इस तरह से बढ़ता चलेगा। अब क्या होगा बच्चों, हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी, बहुत देर हो गई हम शीर्षस्थ पे बात कर जा रहे हैं, अभी हम आधारी पे बात कर लेते हैं। तो आधारी में अनुप्रस्थ विभाजन होंगे बहुत सारे, इससे कम से कम 7 से 10 कोशिकाएं मिलेंगी, 7 to 10 सेल। और जो 7 to 10 सेल की कोशिका बनी है उसको हम कहते हैं निलंबन। आधारी कोशिका में लगातार अनेक अनुप्रस्थ विभाजनों से 7 से 10 कोशिका लंबा क्या बनता है? निलंबन बनता है, जिसकी सबसे निचली कोशिका फूल करके मोटी हो जाती है। इसकी सबसे निचली कोशिका फूल करके मोटी हो जाती है और जो क्या काम करेगी? चूषक अंग का काम करेगी। चूषक का मतलब चूसने का काम करेगी, पोषक पदार्थों को चूसने का काम करेगी, पोषण को चूसने का काम करेगी। फिर अब दोबारा किस पे आ जाओ? शीर्षस्थ पे आ जाओ। अब शीर्षस्थ के अंदर जहाँ पे बच्चों एक और विभाजन होगा जिसका नाम है परिणत विभाजन। परिणत के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये परिधि के अनुदेश होता है। तो देखो परिधि के अनुदेश विभाजन हो गया, इसमें 8-8 कोशिकाओं की 2 परतें बन गई। एक तो बाहर वाली परत जिसे हमने क्या नाम दे दिया? बाह्य त्वचा जन, इसको हम कहते हैं डर्मेटाजन। डर्मेटोजन, डर्मेटोजन का मतलब होता है डर्म बनाने का काम करता है, बाह्य त्वचा बनाने का काम करता है। जैसे अपनी स्किन जो हमें दिखाई दे रही है बाह्य त्वचा है, इसके नीचे असली त्वचा है, अभिचर्म है, इसके नीचे त्वचा है। तो ये हम चैप्टर 21 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली आप ध्यान रखें, जो बाहरी परत होती है वो क्या होती है? बाहरी 8 कोशिकाओं वाली बाह्य त्वचाजन, और निचली 8 कोशिकाओं वाली क्या होती है? आंतरिक कोशिकाएं होती है। बाह्य त्वचाजन बाह्य त्वचा का निर्माण करेगी। बाह्य त्वचाजन आगे किसका निर्माण करेगी? भ्रूण की बाह्य त्वचा का, एपिडर्मिस का निर्माण करेगी। और आंतरिक कोशिका जो होती है ये इसका देखो बच्चों बीज पत्र बनाएगी। बीज के अंदर बीज पत्र होते हैं ना, तो बीज पत्र बनाएगी। बीज पत्र समझते हो आप? बीज पत्र क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल बनाऊंगा, चना। ये इस तरह से मैंने चने का वो बना दिया। तो इसमें देखो 2 पार्ट होते हैं ना, ये दोनों पार्ट क्या है? इसके बीज पत्र हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बीज पत्र बनाएगा, भ्रूणकोश बनाएगा, बीज पत्र आधार, जितनी भी चीजें अंदर की होती हैं उन सारी चीजों को कौन बनाता है? आंतरिक कोशिकाओं की परत बनाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़े, अगले चरण पे यहाँ पे आएगा। अब ये जो शीर्षस्थ वाला भाग था ये धीरे धीरे कैसा हो गया बच्चों? गोलाकार प्रागभ्रूण में बदल गया। प्रागभ्रूण का मतलब होता है भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था, मतलब धीरे धीरे भ्रूण बनता जा रहा है। युग्मनज से क्या बनता जा रहा है? भ्रूण बनता जा रहा है। तो ये भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था है जिसे हमने क्या नाम दिया है? प्रागभ्रूण। तो गोलाकार हो गया, वही निलंबक वही चूसक सेम रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फिर ये गोलाकार से क्या हो जाएगा? हृदयाकार हो जाएगा। हृदयाकार हार्ट शेप बनाते हैं ना बच्चों, बहुत सारे बच्चे बनाते हैं कि साहब हार्ट ऐसा होता है, तो हार्ट शेप स्ट्रक्चर है। हार्ट शेप हृदयाकार स्ट्रक्चर बन जाती है, प्रागभ्रूण बन जाता है। वही सेम काम रहेंगे, ये निलंबक होगा, ये चूसक होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है ये आपका थोड़ा समझना है। इसमें देखो बड़ा, ये तो जो पालियां हैं जो आपको बाहर दिख रही हैं, ये पालियां बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पालिलोब्स बन जाती हैं। प्रत्येक पाली को हम बीज पत्र कहते हैं। देखो बच्चों, इनको ही थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, इनको क्या नाम दिया मैंने? बीज पत्र। B1 और B2 बीज पत्र है, ठीक है। इसके बीच वाला जो ये भाग है, ये वाला, ये प्रांकुर में बदल जाता है। देखो बच्चों, इसके बीचों बीच का जो भाग लिया है मैंने, ये क्या नाम दिया है इसको? प्रांकुर। दोनों बीज पत्रों के बीच में क्या बनता है? प्रांकुर। दोनों बीज पत्र कहाँ से आते हैं? जो हृदय की दोनों पालियां होती हैं उससे दोनों बीज पत्र बनते हैं। फिर बात आती है साहब एक इस तरह से, देखो अगर हम एक अक्ष बना लें यहाँ पे, ये अक्ष हो गई, इसको नाम दे दिया हमने भ्रूण अक्ष, ठीक है। तो धीरे धीरे इसकी आकृति ऐसी हो जाएगी और ऐसा दिखता है हमारा द्विबीजपत्री का भ्रूण। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो चीजें आपको समझ में। देखो जब ये भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो इसकी हम 2 अवस्थाएं बांट सकते हैं। पहली अवस्था बीज पत्र जो ये बन गए, दूसरी अवस्था होती है भ्रूण अक्ष।
दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बीजपत्र और भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी भाग बीजपत्रोपरिक कहलाता है, और बीजपत्रोपरिक का जो शीर्ष होता है वो आपका कहलाता है क्या? प्रांकुर। बीजपत्रोपरिक का शीर्ष प्रांकुर होता है। भ्रूणीय अक्ष का निचला भाग जो होता है वो बीजपत्राधार होता है। ये एपिकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल। तो बीजपत्राधार के अंदर क्या होगा? मूलांकुर होगा, तो इससे मूलांकुर बनता है। मूलांकुर आगे मूल तंत्र बनाएगा, जड़ बनाएगा, और प्रांकुर आगे तंत्र बनाएगा, तना, पत्ती, शाखा, ये सारी चीजें बनाएगा। तो यहाँ से तो जड़ें बन जाएंगी, यहाँ से ये बनेगा, ये जो भाग है आपका मूल रूप में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ डिफरेंस होते हैं इसके अंदर जो एक भ्रूण से पौधा बनाने के टाइम पे काम आते हैं। तो अरे बहुत अच्छी चीज पढ़ रहे हो। इस यूनिट के अंदर आपने क्या पढ़ना क्या है? इस यूनिट के अंदर अपने को पढ़ना है प्लांट रिप्रोडक्शन, पादपों में जनन पढ़ना है कि एक पौधे से दूसरा पौधा बनता कैसे है। अब तक आप पढ़ते आ रहे हो, पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कि 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक और अलैंगिक। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा लैंगिक जनन के 2 भाग होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। फिर उसके अंदर आपने परागण, निषेचन, भ्रूणपोष पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं भ्रूण का परिवर्धन। इससे आगे हम देखेंगे कि इससे नया पौधा कैसे बनता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक अपने को डिस्कस करने हैं। देखो क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? परिपक्व भ्रूणपोष को बीजपत्र और भ्रूणीय अक्ष में बांटते हैं। भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी भाग बीजपत्रोपरिक, निचला भाग बीजपत्राधार होता है। बीजपत्राधार का सबसे निचला भाग मूलांकुर और बीजपत्रोपरिक का सबसे शीर्ष भाग प्रांकुर होता है। प्रांकुर से प्ररोतंत्र बनेगा, मूलांकुर से मूल तंत्र बनेगा। निलंबक इसको पोषण पहुंचाने का काम करेगा, और चूषक कोशिका चूषण का काम करेगी। अब ये जो स्थिति है बच्चों, इसको आप अपने माइंड में लें, क्योंकि दिमाग में आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो स्थिति है ये आपकी, जैसे अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मली बना रहा हूँ बेटा मैं, ये जो स्थिति है बच्चों बीजांड काय के अंदर है। ये किसके अंदर है? बीजांड काय के अंदर की स्थिति है। एक बीजांड काय पढ़ा था ना हमने, बीजांड के अंदर, तो बीजांड काय के अंदर की स्थिति है। इस तरह से इसमें विकास होता है, इसके चारों तरफ अध्यावरण होंगे और बीजांड ग्रंथ होगा, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने बीजांड के अंदर पढ़ी थी। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरह समझनी है। ये इस जगह से पोषण प्राप्त करेगा, यहाँ से पोषण इसको मिलेगा, ये इसको देगा, ये इसको, लास्ट में कहाँ पहुंच जाएगा? भ्रूण के पास, और ये पूरे को पहुंचा देगा और वृद्धि करेगा। तो इस तरह से भ्रूण का विकास होता है किसके अंदर? बीजपत्री पौधे के अंदर। दोबारा देखेंगे पूरी कहानी एक बार, चित्र से समझने की कोशिश करें। डायग्राम आप बनाएं अपनी कॉपी में, बार बार बनाने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी में अगर आपको डायग्राम आता है तो आप उसकी भाषा अपने आप लिख सकते हो। देखो इसमें अगर आप डायग्राम अच्छा बनाते हो तो पेपर चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन जाता है इसका। एक युग्मनज था, उससे 2 कोशिकाएं बनी, फिर ऊपर वाली से चतुष्टांशक, अष्टांशक बने, फिर वो गोलाकार हो गए, बायोडर्मेटा जन बना, आंतरिक सेल बनी, गोलाकार से हृदयाकार हो गए, हृदयाकार से सीधे भ्रूण की आकृति इस तरह की हो गई। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इससे नेक्स्ट टॉपिक मैं चालू करता हूँ आपका। भ्रूण का परिवर्धन यहाँ पे कंप्लीट होता है, सेकंड द्विबीजपत्री का बता रहे हैं इसको, और इसके बाद मैं वीडियो पॉज करके बता रहे हैं, और इसके बाद मैं चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं जिनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, बात करते हैं। आज चैप्टर का लास्ट है, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर बच्चे साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं तो उन नोट्स को आप मैच करके देख सकते हैं, और अगर नोट्स नहीं बना रहे, आलसी बच्चे हैं, तो आप नोट्स जो आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं उनसे बता सकते हैं। आलसी मत बनो बेटा, काम के बनो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बच्चों बीज का परिवर्धन। कुछ नहीं है बच्चों, नॉर्मल सी बात। बीज का परिवर्धन मतलब बीज का निर्माण। अब मैं बता देता हूँ आपको, बीज का जो निर्माण होता है वो बीजांड से होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। मतलब एक स्थिति थी, बीजांड के कुछ भाग होंगे और बीज के कुछ भाग होंगे, तो यही चीजें आपको समझनी। तो पहले मैं एक बार अपने को बीजांड की स्ट्रक्चर कुछ शब्दों में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, और फिर उसके हम परिवर्तन देखेंगे बीज का। तो देखो सबसे पहले हम बीजांड को देखें। तो बीजांड के अंदर हमने क्या पढ़ा? बीजांड के अंदर आपका देखो बीजांड काय होता है। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मली।
बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार, निभाग, अध्यावरण, अध्यावरण में 2 थे, बाह्य और अंतर। इसके बाद में क्या बचा? भ्रूणकोश। और क्या चीज थी? नाभिका, रेफे। देखो, बीजांड ग्रंथ हो गया, बीजांड द्वार हो गया, निभाग हो गया, अध्यावरण हो गए, भ्रूणकोश हो गए, नाभिका हो गई और ये हो गया। ये सारी चीजें हो गई। तो देखो अब किस तरह से इनके अंदर बीज का निर्माण होता है वो आपको समझना है। बीजांड से किसका निर्माण हो गया? बीज का निर्माण हो गया। ठीक है, यानी कि पूरा बीजांड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन सी चीजें किस तरह से बनेंगी? देखो, बीजांड ग्रंथ जो है ये तो हमने पढ़ा था बीजांड के अंदर, अब पढ़ेंगे बीज के अंदर। इस पे डाल देते हैं हम A B C D E F G। ओके, तो ए पर क्या था? बीजांड ग्रंथ था। क्या बन जाएगा? बीज ग्रंथ बन जाएगा। बीजांड ग्रंथ से क्या बनेगा? बीज ग्रंथ बनेगा। बीज भी तो भाई जुड़ा होगा, बीज अलग थोड़ी होता है, हवा में लटका थोड़ी होता है, जुड़ा होता है पौधे से। तो बीजांड ग्रंथ किसमें बदल गया? बीजांड बीज ग्रंथ में। बीजांड द्वार परिपक्व हो जाता है। बीजांड द्वार में कोई चेंज नहीं आता, केवल ये क्या होता है? परिपक्व हो जाता है। इसकी कोशिकाओं में परिपक्वन आ जाता है, मजबूत हो जाती हैं। फिर आता है निभाग। निभाग में भी कुछ नहीं होता, निभाग में भी केवल परिपक्व होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता। अब आता है सब अध्यावरण, इंपॉर्टेंट बी। अध्यावरण थे, अध्यावरण से बनेगा बच्चों बीजावरण। बीज के ऊपर जो छिड़का होता है ना वो होता है बीजावरण। तो जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको ये कंफ्यूजन मैंने जरूर किया था बच्चों कि बीजावरण का मतलब बीज आवरण से ढके रहते हैं तो एंजियोस्पर्म होगा। तो बीज आवरण जो होता है बीज का ही एक भाग होता है, इसको हम आवृत बीजी के रूप में नहीं ले सकते। उसको मैंने बताया था कि जब बीज फल व्यक्ति के अंदर बंद होता है तो वो आवृत बीजी होगा। अगर बीज है उसके ऊपर छिड़का है तो इसका मतलब वो आवृत बीजी है, जरूरी नहीं है ये बात। देखो बच्चों, अध्यावरण से क्या बनेगा? बीजावरण बनेगा। जैसे अध्यावरण 2 टाइप का होता है, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। ऐसे बीजावरण भी 2 आवरण होंगे इसके। जो बाह्य आवरण होता है इसको बाह्य बीज चोल कहते हैं या टेस्टा, और दूसरा जो आवरण होता है वो अंत बीज चोल होता है और इसे हम कहते हैं टैगमैन। तो टेस्टा और टैगमैन 2 चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। टेस्टा, टैगमैन। टेस्टा बाह्य आवरण होता है और टैगमैन भीतरी आवरण होता है। फिर आता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश बीज के अंदर जो होता है ना बेटा भ्रूणकोश, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण करता है। तो भ्रूणकोश किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का। नाभिका कोई चेंज नहीं। रेफे नो चेंज। तो देखो बच्चों, बीजावरण, बीजांड से बीज इस प्रकार बनता है। जो बीजांड ग्रंथ होता है उससे बीज ग्रंथ बन जाता है। बीजांड द्वार होता है परिपक्व हो जाता है। निभाग परिपक्व हो जाता है। अध्यावरण से बीजावरण बनता है, जो बाह्य बीजावरण। टेस्टा अंत बीजावरण टैगमैन होता है। भ्रूणकोश भ्रूण में बदल जाता है। नाभिका और रेफे कोई चेंज नहीं होता। तो इस तरह से बीज के अंदर कुछ चेंज होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स में बीज की आपको इसमें बताऊंगा अभी, तो ये आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। देखो बच्चों, अभी हमने बीज का परिवर्तन तो यहाँ पे पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे कि बीज में कुछ और संरचनाएं होती हैं। देखो बच्चों, एक संरचना होती है जिसका नाम है कैरकर। तो संरचनाओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहली संरचना है परिभ्रूणकोश, पेरिस्पर्म। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछी जा सकती है। परिभ्रूणकोश क्या होता है समझो।
देखो बच्चों, मैंने अभी आपके लिए बताया था ये बीजांड का है, इसके अंदर एक भ्रूण कोष होता है जो आगे जाकर के क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। तो ये जो बीजांड काय है, न्यूसेलस है, तो न्यूसेलस जो होता है ये ज्यादातर भ्रूण कोष के निर्माण में या भ्रूण कोष के परिपक्वन में इसका प्रयोग हो जाता है। जब भ्रूण त्रिकोणीय प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक से भ्रूण कोष बनता है तो उस टाइम पे ज्यादातर भ्रूण जो बीजांड काय होता है उसका प्रयोग हम कर लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर इस भ्रूण कोष का जो बीजांड काय है, इस बीजांड काय का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। ये भ्रूण कोष के चारों ओर बना रहता है, भ्रूण कोष के चारों ओर बना रहता है, एक परत के रूप में पाया जाता है। तो उस स्थिति में जब ये परत के रूप में, एक पतली परत के रूप में होता है, तो उस परत को हम कहते हैं परिभ्रूण कोष। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, ये काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च के ऊपर जो काला काला आवरण होता है वो परिभ्रूण कोष होता है, और उसके अंदर जो सफेद होता है वो वास्तविकता में काली मिर्च होती है। बात समझ रहे हैं? तीखापन उस आवरण के अंदर नहीं होता, वो सफेद के अंदर होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। इसमें क्या है, बीजांड का है, सामान्यतः भ्रूण कोष के परिपक्वन में प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ये पतली परत के रूप में दिखाई देता है। वह पतली परत क्या कहलाती है, परिभ्रूण कोष कहलाती है। एग्जाम्पल काली मिर्च। नेक्स्ट कैरंगल। व्हाट इज कैरंगल? कैरंगल का मतलब है कि जो बीजांड द्वार के छोर पर सफेद रंग की संरचना होती है, सफेद रंग की क्या होती है, संरचना होती है, इसे हम क्या कहते हैं, कैरंगल कहते हैं। और एक ऐसा ही शब्द है बेटा ओपर्कुलम। ओपर्कुलम ये भी बीजांड द्वार के सिरे पर पिलर नुमा संरचना होती है। बात समझे बेटा, दोनों सेम है। बीजांड द्वार के छोर पर सफेद रंग की संरचना कैरंगल, बीजांड द्वार के सिरे पर पिलर नुमा संरचना ओपर्कुलम। क्लियर है? ये ज्यादातर अरंडी के अंदर होती है और ये नॉर्मली सामान्य पौधों के अंदर ये पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बीज के टाइप। कितने प्रकार का बीज हो सकता है, भ्रूण कोष की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। अगर भ्रूण कोष प्रेजेंट है, अगर भ्रूण कोष प्रेजेंट है तो बीज होगा भ्रूणपोषी बीज। कौन सा बीज? भ्रूणपोषी बीज। इसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस बीज। जब भ्रूण कोष प्रेजेंट होता है, यानी कि भ्रूण के परिपक्वन में, विकास में पूरी तरह से भ्रूण का प्रयोग नहीं होता, कुछ में शेष बच जाता है, तो भ्रूण कोष अगर बचा हुआ है तो भ्रूणपोषी बीज होगा। एग्जाम्पल एल्ब्यूमिनस बीज। सेकंड होता है कि भ्रूण कोष एब्सेंट हो सकता है। अगर ये एब्सेंट है तो नॉर्मल सी बात, अब भ्रूणपोषी हो जाएगा, और अब भ्रूणपोषी बीज को हम कहते हैं गैर एल्ब्यूमिनस बीज। बात क्लियर है? अगर भ्रूण कोष प्रेजेंट है तो भ्रूणपोषी, अगर भ्रूण कोष एब्सेंट है तो आप भ्रूणपोषी। एग्जाम्पल मटर, चना, अरंडी, ऐसे ही नॉर्मल एग्जाम्पल आप इसके याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो बीज की संरचना है वो फिनिश होती है, बीज का परिवर्तन यहाँ पर फिनिश होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से एक एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन सा? परिभ्रूण कोष। काली मिर्च के चारों ओर जो आवरण होता है वो क्या होता है? परिभ्रूण कोष होता है। कैरंगल बीजांड द्वार के छोर पर सफेद रंग की संरचना। ओपर्कुलम बीजांड द्वार के सिरे पर लघुमा संरचना। टाइप्स भ्रूणपोषी अगर भ्रूण कोष प्रेजेंट है, भ्रूणपोषी अगर भ्रूण कोष एब्सेंट है। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज फल का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है फल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फल का विकास कैसे होगा? नॉर्मल सी बात बच्चों, फल का निर्माण होता है अंडाशय से। अंडाशय से किसका निर्माण होगा? फल का। बीजांड से किसका निर्माण हुआ था? बीज का। नॉर्मली आप ध्यान रखें, अंडाशय से जो फल का निर्माण होता है वो कैसे होता है? नॉर्मली हमें पता है भाई, अंडाशय परिवर्तित होकर क्या बना लेगा? फल बनाएगा। अंडाशय भित्ति, ये परिवर्तित होकर क्या बनाएगी? फल भित्ति बनाएगी। इसको हम छिलका कह सकते हैं फल का।
जैसे केले के ऊपर जो छिलका होता है वो फल वृत्ति होती है उसकी, आम के ऊपर जो छिलका होता है वो फल वृत्ति होती है। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करें टू टाइप्स का, टू टाइप्स ऑफ फ्रूट, दो प्रकार का फ्रूट होता है, एक तो ट्रू यानी कि सत्य फल या वास्तविक फल हम इसको कह सकते हैं, और एक होता है फॉल्स। फॉल्स मीन्स झूठा, झूठ बोलता है। तो झूठा जो होता है यानी कि असत्य फल हम इसको कह सकते हैं, झूठा नहीं कहेंगे, या अवास्तविक फल, इस तरह से हम इसके नाम दे सकते हैं। आभासी फल इसका नाम होता है। देखिए, सत्य या आभासी दूसरा नाम है इसका, और इसका दूसरा नाम वास्तविक है। ट्रू फल जिसका निर्माण अंडाशय से होता है, जिसका निर्माण किससे होता है, अंडाशय से निर्मित फल क्या कहलाता है, ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं, जैसे ज्यादातर सारे आम, अमरूद और नल। असत्य फल का मतलब क्या है, इनका निर्माण अंडाशय से नहीं होगा, अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से होगा। अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के किसी अन्य भाग से निर्माण होता है किसका, असत्य या आभासी फल। कैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सेब, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सेब जो होता है वो पुष्पासन से बनता है बच्चों, ध्यान रखें। सेब किससे बनता है, पुष्पासन से निर्मित होता है। तो ये था कुछ फलों का परिवर्धन। तो इसके बाद में कुछ और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट है। वो पॉइंट कौन से हैं, देखो नॉर्मल से पॉइंट है बच्चों। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, अभी दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। एक है अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, इसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। अनिषेक फलन को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। अनिषेक, आ माने नहीं, निषेक मीन्स निषेचन, फलन फल का बनना, बिना निषेचन के किसका बनना, फल का बनना। यानी कि फल का निर्माण तो होगा लेकिन वो बिना निषेचन के होगा। तो नॉर्मली हम यहाँ पे देखो परिभाषा लिखे इसकी, अंडाशय से बिना निषेचन के फल का विकास क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पी कहलाता है। अनिषेक फलन कहलाता है। फल का निर्माण अंडाशय से होगा लेकिन अंडाशय से बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। कभी कभी इसको हम हार्मोन्स के द्वारा प्रेरित करते हैं, जैसे जिबरेलिन, कुछ हार्मोन है जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, तो ये कुछ ऐसे वृद्धि हार्मोन हैं, इनके प्रयोग से हम अनिषेक फलन को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेरित अनिषेक फलन। तो प्रेरित अनिषेक फलन और अनिषेक फलन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। अनिषेक फलन का मतलब क्या है, अंडाशय से बिना निषेचन के फल का विकास होना, क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहलाता है। इसके द्वारा जैसे केला, पपीता, अंगूर ऐसे फल बनते हैं। एक लाइन आपको दिखाई देगी बच्चों की, इन फलों में बीज नहीं होते। कौन कौन से फलों में, केला में, पपीता में और अंगूर में। चलो केला और पपीता, केला और अंगूर के आपको ना रखें, होते तो हैं लेकिन पपीता में भी होते हैं। पपीता के साफ दिखाई देते हैं ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, कुछ किताबों में लिखा होता है कि पपीता के अंदर बीज नहीं होते हैं, यानी कि इन फलों के अंदर बीज नहीं बनते। ये बात गलत है। इनके अंदर बीज तो बनते हैं लेकिन वो बीज निषेचन के द्वारा नहीं बनते बच्चों। डिफरेंस याद रखें, बीज तो होंगे लेकिन बीज निषेचन से नहीं बने होंगे, बिना निषेचन के उनका निर्माण होगा। ठीक है, तो ये स्थिति होती है अनिषेक फलन और प्रेरित अनिषेक फलन की। इसके बाद एक और लास्ट टॉपिक, पीडीए का अंतरण। इसके बारे में नॉर्मली फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके थे। तो नॉर्मली मैं आपको बोलकर बताता हूँ पीडीए का अंतरण क्या होता है। देखो बच्चों, हमने दो तरह की अवस्थाएं पढ़ी थी, प्रावस्थाएं। एक तो स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक फेज, और एक पढ़ी थी गैमेटोफाइटिक फेज। स्पोरोफाइटिक मींस बीजाणुउद्भिद अवस्था, दूसरी हमने पढ़ी थी युग्मकोद्भिद अवस्था। तो दोस्तों होता क्या है,
बीजाणुोद्भिद अवस्था के बाद में युग्मकोद्भिद आती है, युग्मकोद्भिद के बाद में बीजाणुोद्भिद आती है। दोनों ही अवस्थाएं एक दूसरे के एकांतर क्रम में चलती रहती हैं, मतलब पहले ये आ गई, फिर ये आ जाएगी, फिर ये आ गई, फिर ये आएगी। ये जो होती है छोटी होती है बेचारी, क्योंकि इसमें केवल युग्मक बनते हैं। ये बड़ी होती है क्योंकि इसके पास में बहुत सारा भंडार होता है। ये चालू होती है आपकी युग्मनज से लेकर के कहाँ तक जाती है, पुष्पों के अंदर युग्मक निर्माण तक जाती है। और ये बेचारी केवल युग्मक निर्माण की क्रिया होती है इसके अंदर। नॉर्मल सी बात है, ये एन होती है, ये 2n होती है। इसके अंदर नर तथा मादा युग्मक बनेंगे। जब इनमें निषेचन होता है तो युग्मनज बनता है। युग्मनज से आपने अभी देखा था कि क्या बना था, भ्रूण बना था। भ्रूण से बीज बनेगा, बीज से फल बनेगा, फल से दोबारा बीज बनेगा, दोबारा मिट्टी में जाएगा, दोबारा नया पौधा बनेगा, उसमें फूल आएंगे। फूलों के बाद में उनमें लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन के बाद में फिर से युग्मक निर्माण होगा। तो इस तरह से वापस ये क्रियाएं आपस में चलती रहती हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं पीढ़ी अंतर। ठीक है बच्चों, चैप्टर यहाँ पर आपका फिनिश होता है। अगर आपको पूरे चैप्टर में कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो नॉर्मली आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 यूनिट का लास्ट चैप्टर होगा। यूनिट हमारी धीरे धीरे फिनिश होने वाली है, यानी कि 4 नंबर का काम हम कंप्लीट करने वाले हो। दोस्तों हम साथ ही साथ काम करते जाएं, अपने ऊपर बोझ ना बनाएं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। केवल टॉपिक्स के नेम हम रिवाइज करेंगे, नथिंग एल्स, कुछ रिवाइज नहीं करेंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट टॉपिक इज परागण। डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ी, इसके अंदर हमने स्व परागण और पर परागण पढ़ा। स्व परागण के प्रकार, स्वयुग्मन, सजात पुष्पी परागण, ये पढ़ा। पर परागण के अंदर कुछ अनुकूलन पढ़े। अनुकूलन में हमने इसके प्रकार भी देखे कि इसके अंदर साहब वायु परागण, कीट परागण, इस तरह के कुछ परागण होते हैं, वो हमने पढ़े थे। परागण के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आया था फर्टिलाइजेशन, सॉरी असंगतता या निषेचिता। इसके बारे में हमने अच्छी तरह से बताया था। जब नर और मादा युग्मक कैपेबल होते हैं लेकिन उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, योग्य होते हुए भी फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं होता, तो उस स्थिति को असंगतता या निषेचिता कहते हैं। 2 टाइप की होती है, आंतरजातीय, अंतरजातीय। ठीक है, इसके बाद में हमने निषेचन पढ़ा। निषेचन के अंदर चरण देखे थे उसके। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक निषेचन देखा। निषेचन के अंदर अपन चरण पढ़े थे। परागकण का अंकुरण, परागनली की वृद्धि, बीजांड और भ्रूणपोषण प्रवेश, और द्विनिषेचन और त्रिसंलयन और इनका महत्व। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने फर्टिलाइजेशन के अंदर पढ़े थे, निषेचन के अंदर पढ़े थे। इसके बाद में अपन ने पढ़ा भ्रूणपोष। 3 टाइप्स पढ़े थे इसके, केंद्रकीय, कोशिकीय और हेलोगियल। ओके, भ्रूणपोष के बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा भ्रूण का परिवर्धन। इसके कार्य हमने देखे थे। भ्रूण के परिवर्धन में कैप्सुला वर्सा पेस्टोरिस के अंदर आपने भ्रूण परिवर्धन की क्रिया पढ़ी, जो हमने आज ही डिस्कस किया है। भ्रूण के परिवर्धन के बाद में बीज का परिवर्धन, बीज के बाद में फल का परिवर्धन, उसके बाद में क्या, पीढ़ी एकांतरण। तो इस तरह से ये टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर देखे थे। इतने टॉपिक्स में अपना ये चैप्टर फिनिश हो गया था। तो आप इस तरह से टॉपिक्स को याद रखें। टॉपिक्स के बाद में उसकी क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, वो सारी चीज़ें आप याद रखें। वही ना होगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, अगर कोई सुधार हो तो वो भी बताएं। आप अपनी पढ़ाई चालू रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी का बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।